तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को संविधान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमारा जो देश है वो अनेक जातियों के, यानी कि अगर हमारे देश के आज़ादी के पहले अगर देखा जाए तो भेदभाव तो सारे जातियों में था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आज़ादी जो हुआ, हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो सारे जातियों के मिलन से ही, यानी कि सारा जाति जो है वो मिल के ही हमारे देश को आज़ाद कराता है। बात समझ में है? जिसमें जो है हमारे बहुत से छोटे कास्ट, जिनको हम लोग कभी भी अपने सामने नहीं बैठाया करते थे, जो कभी हमारे घर पे नहीं आ सकते थे, ना ही हमारे ग्लास में पानी पी सकते थे, वो लोग भी शामिल थे। उनमें बड़े कास्ट के लोग भी शामिल थे। समझ में आया? तो अब इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहला चीज की आज़ादी जो हमारा हमें मिला वो बहुत सारी शर्तों पे मिला। अच्छा, एक चीज बताइए कि अंग्रेजों का बात हटा देते हैं, अगर हम लोग दलितों के बारे में बात करते हैं, एससी एसटी के बारे में बात करते हैं, तो हमको जहाँ तक लगता है अंग्रेजों से ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हमने दिया है। जो भी बड़े जाति के लोग होते थे, जैसे कि हमारे ब्राह्मण राजपूत बनिए, उस समय के बात समझ में आया, इन लोगों ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। तो वो लोग इनका साथ क्यों ही देंगे आज़ादी में? क्योंकि कष्ट तो आप भी दे रहे हैं और कष्ट तो अंग्रेज भी दे रहे हैं, तो हम क्यों आपका साथ दें? बात समझ में आया? तो इन सारे लोगों के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग हुआ करता था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दलितों के लिए आज़ादी, तो दलितों के लिए आज़ादी क्या होगा कि उन्हें क्या मिले, तो सम्मान मिले। जो हमारा सोसाइटी है वहाँ पे उनको सम्मान मिले। अगर हम बात कर देते हैं मजदूरों के लिए आज़ादी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मजदूर करते क्या थे उस समय। तो जितने भी जमींदार थे उनके जमीनों पे ये वर्क करते थे, काम करते थे, और जो भी उससे इनका वो मिलता था, जैसे कि जो भी अनाज मिलता था उस पे एक निश्चित कर पहले जमींदारों को दिया जाता था, जो बचता था उससे इनका घर चलता था। बात समझ में आया? तो उनसे ये वादा किया गया कि आपका जमींदारी वगैरह जो भी सिस्टम चल रहा है उसको हम खत्म करेंगे और क्या करेंगे, आप लोगों को रिलीफ पहुंचाएंगे। इन सारी शर्तों के बाद हमारा देश आज़ाद होता है। और आज़ाद होने के बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे दो कैंडिडेट होते हैं, बात समझ में आया, प्रधानमंत्री के लिए। जिनमें सबसे पहले जो है वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे जो थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आया? जहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका देहांत हो जाता है उन्हीं दिनों, जो कि हमारा दिसंबर 1950 में हो जाता है। समझ में आ गया? उस समय भारत के पहले प्रेसिडेंट का बात है। प्रेसिडेंट का मतलब सबको पता होगा, बात समझ में आया, यानी कि राष्ट्रपति का। तो उस समय कहा यह गया कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, एक शिक्षित व्यक्ति हो। बात समझ में आया? जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो भारत सरकार उस समय था, जो कि हमारी कांग्रेस की पार्टी जो कि उस समय रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, उन्होंने ये चीज किया कि राजेंद्र प्रसाद जो होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। क्लियर है? राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब बात यहाँ पे ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन ही चुके थे और ये प्रेसिडेंट बन ही चुके थे। इसके बाद जब लोगों के बीच में ये भेदभाव वगैरह या फिर जो जो चीजों का वादा किया गया था, ये जब खत्म नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि ये जब चीज वैसे ही चलते रहा, तो फिर क्या निर्णय लिया गया, ये चीज हुआ कि आपने तो हमसे ये बात कहा था, जैसे कि आपने बोला था जमींदारी वाला सिस्टम खत्म करेंगे, हमें समाज में सम्मान दिलाएंगे, लेकिन आपने वो सारा चीज किया नहीं। समझ में आया? ये बात धीरे धीरे क्या होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचता है। अब बात ऐसा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अगर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है कि भारत में विद्रोह चलने लगता है। सबको मेरे पे ध्यान देना है, ठीक है? भारत में विद्रोह चलने लगता है। विद्रोह बोलने का अर्थ क्या होता है कि भारत के जितने लोग हैं उनमें मतलब इस सारे चीज को लेके एक दूसरे का वो विरोध करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा, जहाँ तहाँ दंगा फसाद, ये सब चीज होता है। जहाँ बड़ी जाति के लोग मजबूत पड़ते हैं वो छोटे जाति को दबाते हैं, उनको मारते हैं। जहाँ पे छोटे जाति होते हैं वो बड़े जाति को कष्ट देते हैं। बात समझ में आया? हर जगह दंगा में चलता क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, जहाँ पे जिसका मेजोरिटी होता है। मान लीजिए किसी प्रकार का दंगा हुआ, अगर दो जाति को लेकर अगर हम चलते हैं, एक यादव हो गए एक राजपूत, ज्यादातर दंगा चलते रहता है। अगर इन लोगों में दंगा होता है तो किस हिसाब से होता है पता है आपको?
जहाँ पे ज्यादा राजपूत होंगे वो किस पे हो जाएंगे, तो अहीर जो होंगे उन पे भारी पड़ जाएंगे, यानी कि उनको पीट दें, जो भी करें वो करें। और जहाँ पे ज्यादा अहीर हो जाएंगे वो क्या करेंगे, राजपूतों पे भारी पड़ सकते हैं। ये सारा चीज होता है, यानी कि सारा खेल किस चीज का है, मेजोरिटी का है, कहाँ पे कितने लोग, किस प्रकार के लोग ज्यादा हैं, इस चीज पे है। बात समझ में आया? अब उस समय ये चीज होता है कि ये सारा काम तो कराना था, तो इस चीज के लिए नेहरू जी ने सबसे पहला अपना कदम उठाया, ठीक है। यानी कि अभी तो कुछ किया नहीं गया था, मतलब वो उठाने का सोचे थे। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले ये चीज जाना कि हम क्या करेंगे, तो अपने जो संविधान है, जो हमारा अनुच्छेद लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। बात समझ में आया? तो अनुच्छेद में हमारा लिखा हुआ है कि जितने भी छोटी जाति के लोग हैं उन सभी को क्या मिलना चाहिए, तो बराबर का हक मिलना चाहिए हर जगह पे, जमीनी की बात किया जाए या फिर किसी भी और चीज की बात किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा था कि जो सबसे ज्यादा जमीन था वो किसके पास था, तो सबसे ज्यादा जो जमीन था वो 2-3 प्रकार के लोगों के पास था, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे ब्राह्मण समाज। बात समझ में आया? ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये सारे लोगों के पास क्या था, जमीन था, बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन था। दिखाया जाएगा सब साथ में। तो अब इसको लेके हम लोग आगे चलते हैं। एक बात सिंपल सा है, दिमाग में रखिएगा, इसको सोचिएगा थोड़ा सा अपने स्तर से, कि अगर हम जमींदारों से जमीन देंगे नहीं तो फिर गरीबों में देंगे कैसे। यानी कि अगर हम जमींदारों से जमीन जब छीन नहीं पा रहे हैं, तो हम छोटे जाति वाले लोगों को, जिनको वादा किए हम जमीन देने का, उनको हम देंगे कैसे, ये भी तो सबसे बड़ा दिक्कत है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे कि जमींदारों से हम जमीन ले क्यों नहीं पा रहे हैं, ये चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। बात समझ में आया? देखो, जमींदार उस समय एक बहुत, मतलब बोले तो पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था, पैसे के मामले में, हर एक चीज के मामले में, ठीक है। तो अब ये होता ये चीज है कि जब भी सरकार चाहती है कि जमींदारों से जमीन छीन लिया जाए, तो जमींदार सीधे दौड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होगा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक निर्देश दिया हुआ है, पता है क्या निर्देश दिया हुआ है, कि जितना भी हमारे संविधान में मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का बात आता है, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जिसके वजह से फंडामेंटल राइट्स को खतरा हो, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो कभी भी जमींदारों पे ये किया जाता था कि आप सब जमीन ले लेंगे, वो कहाँ पहुंच जाते थे? सुप्रीम कोर्ट में। और पहुंचने के बाद पता है वो क्या करते थे? पहुंचने के बाद वो लोग ये चीज करते थे कि सर बात ऐसा है कि हमारे संविधान में हमें संपत्ति का अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? संपत्ति का। यानी कि मेरे पास जितना जमीन है उसे ना कोई छीन सकता है, ना ही कोई उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सरकार है उसके पीछे पड़ी हुई है और हमसे हमारी जमीन छीन रही है। अब सुप्रीम कोर्ट उस कंडीशन में हमेशा किसका साथ देगा? तो संविधान से रिलेटेड जो भी चीज, अनुच्छेद वगैरह जो है लिखा हुआ है, तो वो लोग उन्हीं का साथ देंगे। क्लियर है ये चीज? तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि ये जो मुकदमा वो हुआ था, केस फाइल हुआ था, तो उसको उसने खारिज कर दिया। बोला कि नहीं, आप लोग जो है, सरकार जो है वो गलत यहाँ पे कर रही है, ये चीज सही नहीं है। पहला झटका यहाँ पे देखिए सरकार को दिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ जाता है कि जब सरकार जमींदारों से जमीन छीन नहीं पा रही है तो फिर गरीबों को जमीन देगी कैसे, ये चीज हो जाता है पहला। अब इसके लिए नेहरू जी ने 1951 में, बात समझ में आया, जो हमारा 1951 जो समय था, पता रोक दिया है, 1951 में नेहरू जी ने एक काम किया जो कि क्या था, संशोधन करना, संविधान में संशोधन करने का। अब ध्यान से समझिएगा, तो अब ध्यान से समझना है कि संशोधन का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अरे तो कितना संघर्ष में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए ना वीडियो में। तो जो संशोधन है वो होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो संशोधन का मतलब ये हो गया कि संविधान में जो भी चीज लिखा हुआ है अनुच्छेद में, हम उसको भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब लड़ाई झगड़ा जो है, बहस यहीं से डिबेट चालू होता है। पता है किस चीज का? ध्यान से समझिएगा। हमारा एक अनुच्छेद है जिसको बोलते हैं 13, यानी कि 13, ठीक है।
अब 13 का 1 नंबर जो अनुच्छेद है वो पार्ट है पहला, और दूसरा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो संविधान है, जो अनुच्छेद है, ये हमें इस चीज का मतलब मान्यता देता है, इस चीज को बताता है कि किसी भी प्रकार का अगर संशोधन होता है और उस संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों पे आंच उठता है, या फिर अगर हम लालू यादव के भाषा में बोले तो मौलिक अधिकारों पे डोंगरी उठता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो हमारा उस चीज को खारिज कर देगा। कौन खारिज करेगा? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत कैंसिल कर देगा कि नहीं, ये चीज गलत हो रहा है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब संशोधन जो पहला किया गया, पता है वो क्या था? वो ये चीज था, सुनो, कि कभी भी किसी भी प्रकार का जो जमीन यानी कि जो संपत्ति का अधिकार होगा, उसमें सरकार चाहे तो कुछ बदलाव कर सकती है। जैसे कि अगर आप लोगों का जमीन है तो उसको सरकार क्या कर सकती है कि अपना कर सकती है, यानी कि उसमें कब्जा कर सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन पता है क्या होना चाहिए? कि वो लोक हित में होना चाहिए। किस हित में होना चाहिए? लोक हित में होना चाहिए, यानी कि लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन बदले में एक और चीज है कि सरकार आपको इसके लिए कॉम्पनसेशन देगी। बात समझ में आया? जैसे कि आपका इच्छा के अनुसार आपको पैसा रुपया जो भी चीज चाहिए होगा वो सरकार देगी। ये सारा चीज उस समय हुआ, पहला संशोधन में किया है ये चीज। अब हम लोग इससे भी आगे चलते हैं। देखिए, तो ये होने के बावजूद फिर क्या होता है? तो ये होने के बाद एक केस आता है, ठीक है, जो कि केस होता है कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। ध्यान से समझिएगा, महाराष्ट्र के एक जमींदार होते हैं जिनके ऊपर क्या किया जाता है कि ये सारा एक्ट लगाया जाता है, उनका जमीन छीनने की कोशिश किया जाता है। वो फिर कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ध्यान से कहानी सुनकर रहना है। और सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर सारे जितने भी केस हैं सबका बेस एक ही है। पता है वो बेस क्या है? अनुच्छेद 13 का 1 और 2। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि किसी भी प्रकार का, जैसे कि हमारा संविधान में संशोधन जो होगा वो हमारे मौलिक अधिकार को नहीं हटा सकता है। और दूसरा चीज कि हमारा अनुच्छेद 19 का पहला में लिखा हुआ है, एक बात, पहला का जो एक भाग है उसमें कि हमें संपत्ति का अधिकार है। तो कोई भी कोर्ट में चला जाता था, जाके सीधे तो बात बोलता था कि सरकार हमें जब ये चीज, यानी कि हमारे संविधान में ये चीज दिया हुआ है कि अनुच्छेद 19 एक भाग में कि किसी भी प्रकार का अगर हमारे पास अगर ये संपत्ति का अधिकार है तो फिर आप हमसे कैसे संपत्ति ले लेंगे? बात वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट कहा कि सही बात है, कैसे ले रहा है नेहरू जी, तुमको जवाब देना होगा। जिसमें नेहरू जी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर क्या हुआ? उस चीज को भी खारिज कर दिया गया। अब बात समझना, नेहरू